नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम अनुसंधान ही करने हेतु कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जब आपका उद्देश्य होता है तभी आप मेथोडोलॉजी फाइंड आउट करते हैं, तभी आप हाइपोथेसिस बना पाते हैं। तो उसके बाद ही आप उस पर कार्य करके रिसर्च रिजल्ट बनाते हैं और रिजल्ट के बाद आप फाइंडिंग निकालते हैं कि हाँ, हमने इस उद्देश्य को के लिए हमने ये रिजल्ट्स निकाला या इसकी ये फाइंडिंग्स निकाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अनुसंधान में वो होती है रिसर्च की प्रॉब्लम या रिसर्च का उद्देश्य। रिसर्च का क्या उद्देश्य रहेगा, इसके लिए आप किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, किन विचारों पे हम सोच विचार करेंगे, किन बिंदुओं पे हम ध्यान रखेंगे, इन पूरी बातों का हम इस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला है, जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व क्या होना चाहिए, क्या उसका है अथवा नहीं है। यदि उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व ही नहीं है तो आप रिसर्च करना व्यर्थ है। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो निश्चित तौर पे उस रिसर्च का कोई ना कोई महत्व अवश्य होना चाहिए, चाहे सैद्धांतिक महत्व हो चाहे व्यवहारिक महत्व अवश्य होना चाहिए। महत्व कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम महत्व फाइंड आउट करेंगे जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके बारे में पढ़ के, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हम विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व क्या होता है। ठीक है, यदि महत्व है तो नो डाउट आप रिसर्च की तरफ अग्रसर होइए, यदि नहीं है या कम है तो आप अपना ऑब्जेक्टिव या आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभिरुचि एवं सामर्थ्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिरुचि रिसर्चर की, सामर्थ्य रिसर्चर का। जितना ध्यान रखें इस बात को टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए, क्या वह टॉपिक जो रिसर्चर कर रहा है, जो रिसर्चर है उसके इंटरेस्ट का है या नहीं। हम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से तन्मयता से परफेक्टली तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे को उसमें इंटरेस्ट आता है। जब हमें इंटरेस्ट नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारा वो कार्य हम जितना कैपेसिटी है उससे कैपेसिटी से कम करते हैं। कर तो लेते हैं हम, परंतु हमारे कैपेसिटी से हम उसको कम करते हैं। हमारा सामर्थ्य उसमें है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम बात करते हैं अर्गोनॉमिकली टूल्स निर्माण करने की। ठीक है, अर्गोनॉमिकली चेयर निर्माण करने की बात करी। अब चेयर तो निर्माण करना चाहते हैं परंतु आपको अर्गोनॉमिक के जो डायमेंशंस हैं आपने उसको इंटरेस्ट ही नहीं, आपका सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है ना। हर रिसर्चर की कैपेसिटी भी अलग होगी। चूंकि हर रिसर्चर की कैपेसिटी अलग होगी, सामर्थ्य अलग होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि क्या जितना जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसका सामर्थ्य होता है, उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। अनुकूल उपकरण एवं निरीक्षण बहुत ही जरूरी है। अनुकूल उपकरण आपकी लिमिट में हो, आपकी यानी कि अनुसंधानकर्ता की, रिसर्चर की लिमिट में हो, अनुसंधानकर्ता उस पर परीक्षण निरीक्षण कर सके, ऐसे उपकरण होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उपकरण कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या उसकी अवेलेबिलिटी में हो। ऐसा तो नहीं है कि आप टेस्ट कर रहे हैं और जो भी टेस्ट करना चाहते हैं उसके उपकरण आपकी सिटी में ना हो, आपको दूसरी सिटी जाना पड़े। आपको सैंपल लें, आप दूसरी सिटी जाएं, तो वो क्या होता है, वो कैपेसिटी के बाहर होता है। कितना टायरिंग जॉब होगा कि आप सैंपल एक सिटी से कलेक्ट करें और उसको इवेलुएट करने के लिए दूसरी सिटी जाएं, क्योंकि उसका उपकरण केवल एक ही सिटी में अवेलेबल है। तो इस तरह की रिसर्च का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आपके पास उसके लिए अनुकूल उपकरण होने आवश्यक होते हैं। उसका निरीक्षण करना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं, आपने सैंपल्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं और सैंपल का बीच बीच में आप निरीक्षण ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बिस्किट्स बनाए, हमने गांव में दिए। अब हम इस बात का निरीक्षण ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस गांव में हमने दिए हैं वह उपयोग में बिस्किट्स उपयोग में हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। इसका जो रिसर्चर है वह निरीक्षण ही नहीं कर पा रहा है। अब निरीक्षण ही नहीं कर पा रहा तो उसकी वैधता नहीं हो पाएगी। बिस्किट्स लिए, खाए अथवा नहीं खाए, नहीं जांच हो पाई। क्यों जांच नहीं हो पाई? क्योंकि निरीक्षण नहीं हो पाया। तो ऐसी
समस्या ऐसे ऑब्जेक्टिव का उपयोग करना चाहिए जिसमें कि व्यक्ति यानी कि रिसर्चर है जो निरीक्षण कर सके, व्यक्ति के पास में, रिसर्चर के पास में अनुकूल उसके लिए उपकरण अवेलेबल हों। यदि अनुकूल उपकरण अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पे अनुकूल उपकरण और निरीक्षण नहीं होंगे तो जो रिसर्चर होगी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, उसके जो परिणाम है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। योग मार्गदर्शन की सुलभता, जो भी रिसर्चर है वह कहीं ना कहीं, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें गाइड करने के लिए कोई योग मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए हमें कि हाँ आप ये सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर हम हमारी इच्छा से, बीइंग ए रिसर्चर, हमारी इच्छा से कार्य कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हम हमारी इच्छा से कार्य करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है हम सही हो सकता है हम गलत हो। तो एक जब हम टॉपिक सेलेक्ट करें तो हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारे पास हमारे रिसर्च के लिए कोई गाइड है, हमें गाइड करने वाला कोई है या नहीं है, हम में ज्ञान की कमी है, ये दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं फाइंड रख लेना चाहिए कि हाँ हमसे हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, परंतु हमें कोई गाइड करने वाला अवश्य होना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो विषय विशेषज्ञ हो, जो हमें ये बता सके कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य सही है, क्या वह सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हमने जो रिजल्ट निकाला वह सही निकल रहा है अथवा नहीं। इस हेतु हमारे पास समस्या के लिए योग्य मार्गदर्शन के लिए सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है समय एवं श्रम की बचत। जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया अनुकूल उपकरण में कि हमें ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे अगर हमने उपकरण ऐसा चुना या हमें जो समस्या ऐसी का चुनाव इस तरीके से किया कि हमने समस्या सैंपल एक जगह से कलेक्ट करे और हम दूसरी सिटी में जाके उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब समय कितना खर्च हो रहा है, श्रम कितना अधिक लग रहा है, तो बच्चों समस्या ऐसी फाइंड आउट करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का चुनाव करते समय अवश्य ध्यान रखने लेना चाहिए कि आपका समय, रिसर्चर का समय और श्रम दोनों बच्चे ऐसा नहीं हो कि रिसर्च को, छोटी सी रिसर्च है, उस रिसर्च को पूरी करने के लिए जो समय और श्रम है वो जितनी रिसर्च का महत्व नहीं है उससे ज़्यादा समय और श्रम लग जाए। रिसर्च के हिसाब से समय और श्रम लगना चाहिए और टॉपिक इस तरीके से चुनाव करना चाहिए कि जो रिसर्चर का स्वयं का रिसर्च करने के समय और जो श्रम है वह निश्चित तौर पे उसका बचाव हो सके। किसी स्थापित सिद्धांत का संबंध होना चाहिए। कोई भी सिद्धांत है, कोई भी लॉज है, बना हुआ है, तभी तो हम परिकल्पना करते हैं, क्योंकि हम संबंध स्थापित करते हैं, हम परिकल्पना करते हैं उस लॉज के थ्रू। कोई भी नियम, लॉ बना हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि आप नया नियम नहीं बना सकते, आप नया लॉ नहीं बना सकते, नई थ्योरी नहीं कर सकते। हम निश्चित तौर पे नया नियम थ्योरी बनाते हैं, परंतु हमारी थ्योरी किसी पूर्व में कोई थ्योरी होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है, उससे हम ये नई थ्योरी निकालते हैं, कोशिश यही करते हैं हम। तो यह अवश्य देख लेना चाहिए रिसर्चर को टॉपिक का चुनाव करते समय कि जो टॉपिक बन रहा है वह उसका कोई नियम, प्रिंसिपल किसी से जुड़ा हुआ होता है, तब क्या होता है, रिसर्च करना आसान हो जाता है। रिसर्च करना जब भी आसान हो जाता है या रिसर्च का टॉपिक कर ध्यान बनाते समय ये अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं वह समाधान योग्य हो और परीक्षणीय हो, उसकी समस्या जो भी आप हो उसका समाधान हो। ऐसा नहीं है कि समाधान ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो गर्ल्स और जो बॉयज़ का जो रेशो है वह बहुत ज़्यादा, जिसमें गैप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। गर्ल्स और जो बॉयज़ का, महिला और पुरुष में जो रेशो है वह बहुत ज़्यादा गैप जो है उनमें इंक्रीज हो रहा है। अब ये एक समस्या है, हमने इसका फाइंड आउट करा, ये जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही है, समस्या का हमने समाधान निकालते जा रहे हैं,
कोई भी ऑब्जेक्टिव लें आप तो निश्चित तौर पे ये फाइंड आउट करें कि वह जो ऑब्जेक्टिव हो उसकी समस्या का हम समाधान कर सकें। ऐसा कोई भी नहीं हो जिसको समाधान योग्य नहीं होती। हालांकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसका कोई भी समाधान नहीं होता है, परंतु फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जब ऑब्जेक्टिव का चुनाव करें तो ऑब्जेक्टिव के चुनाव के समय हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। साथ ही अगर कोई हमारी समस्या यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव लिया है हमने उसके ऊपर परीक्षण करना चाहे तो परीक्षण के योग्य हो। नेक्स्ट है स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर की स्पष्टता। चर क्या होते हैं? चर यानी होते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण, है ना, ये होते हैं चर। इस चर भी मुख्यतः दो तरह के होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। जो भी आप चर ले रहे हैं, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है उसको हमने आगे से फर्दर क्लासिफाई करा है। क्या उसका परिवार है, क्या उसका समाज है, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वुमेन की पर्सनैलिटी है, क्या फर्दर उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो माइंड में ये क्लियर कट होना चाहिए कि जो भी स्वतंत्र चर हैं, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र चर। तो जो भी स्वतंत्र चर हैं यह क्लियर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अच्छा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अच्छा हम जब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास जाएंगे तब हम उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। नहीं, जब रिसर्चर रिसर्च कराता है ऑब्जेक्टिव बनाते समय उसके माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि उसका जो चर है वो बिल्कुल क्लियर कट हो। क्योंकि जो स्वतंत्र चर हैं जो आश्रित चर हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? स्वतंत्र चर के ऊपर। जो भी रिजल्ट आएंगे वह किस पे आएंगे? स्वतंत्र चर के ऊपर डिपेंडेंट आए होंगे। और यदि चर क्लियर कट हैं ऑब्जेक्टिव बनाते समय ही, तब आपकी जो रिसर्च होगी उसकी वैलिडिटी ज़्यादा परफेक्ट होगी, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए यह ध्यान रख लेना चाहिए कि जो चर होते हैं चाहे वो आश्रित हो चाहे स्वतंत्र चर हो, उसके अंदर क्लियर कट होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब आप ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करें। समस्या कथन की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। समस्या कथन के नो डाउट ये क्या होता है? शब्दों का फेरबदल होता है, स्पष्ट होनी चाहिए सबसे पहले तो। और उसकी जो समस्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथन बहुत ज़्यादा लंबा है। जो हम कर रहे हैं स्टडी वो तो बहुत छोटी है, परंतु हमने जो उसका स्टेटमेंट लिखा है वो 3-4 लाइन का लिख दिया, जो क्योंकि शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का बदलाव है, तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या बहुत छोटा सा, वो भी नहीं होना चाहिए। जो कथन होता है उसकी उचित लंबाई होनी अवश्य होती है। साथ ही समस्या कथन का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अधरझूल नहीं होना चाहिए, हाँ अथवा ना नहीं होना चाहिए। पढ़ रहा है जो व्यक्ति, आपकी जो समस्या है रिसर्च की, उस रिसर्च की समस्या का कथन इस तरीके से होना चाहिए ताकि वह पूरी तरीके से स्पष्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो धार्मिक और नैतिक आघात से मुक्त होना चाहिए। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी को भी आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। हम रिसर्च करते हैं मानवता की भलाई के लिए, हम रिसर्च करते हैं समाज का उत्थान करने के लिए, हम रिसर्च करते हैं मानव की प्रगति के लिए। हमें किसी को भी आघात नहीं पहुंचाना है, और आघात नहीं पहुंचाना के लिए हमें इस तरह की समस्या चुननी चाहिए जो कि धार्मिक और नैतिक आघातों से पूर्णतः मुक्त हो। असाध्य समस्याओं से बचाव करना चाहिए। जब हम रिसर्च करते हैं तो ऐसी कई बार हमारी समस्याएं आती हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं समस्याएं, और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह की असाध्य समस्याओं से बचाव करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जैसे जो समाज से रिलेटेड होती हैं, जो कि हमारे समाज में बंधन होते हैं, और ऐसी समस्याओं से हमें बचाव रख लेना चाहिए। जैसे चलता आ रहा है वर्षों से पुरुषों और महिलाओं के बीच में डिफरेंस, और ये युग युग से चलता आ रहा है और युगांतर तक चलता ही रहेगा। जिस तरीके से परिस्थितियां दिख रही हैं चलता ही रहेगा, हमें जानते हैं। अब आप इन समस्याओं से हमें बचना चाहिए।
इन समस्याओं को हमारे साथ में नहीं लेना चाहिए रिसर्च में। तो बच्चों, रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसका चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वह इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पूरी जो रिसर्च है उसका धुरी वही होता है, उसका बेस वही होता है, रिसर्च की नींव वही होता है। जब आप उसकी नींव को पूरा करना चाहते हैं, जब आप रिसर्च को पूर्ण करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात ध्यान रखिए कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि आपकी रिसर्च की समस्या क्या है। यदि आपने रिसर्च का चुनाव अच्छी तरीके से कर लिया है, यदि आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर कट हैं, कथन भी स्पष्ट है, तो निश्चित तौर पे जो रिसर्च होने जा रही है वह रिसर्च एकदम परफेक्ट होगी। उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का स्तर निश्चित तौर पे उच्च स्तर का होगा।